ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको अच्छे से? और एक तरह, हाँ और क्वेश्चंस देखना है हमको, तो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं अब अपन। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ, सब जने बहुत कुछ बोल रहे थे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम का जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, हमेशा ऐसा ही डायग्राम हो जरूरी नहीं है, मतलब कि आपको कई और जगह भी आपको टू ब्लॉक सिस्टम जैसा बन सकता है। बेसिकली दो मासेस है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट के मासेस सपोज m1 और m2 है, मासेस सपोज m1 और m2 है, सिस्टम रखा हुआ था इक्विलिब्रियम में, और थोड़ा सा पुल करा मासेस को छोड़ दिया, थोड़ा सा पुल करा मासेस को छोड़ दिया, तो ये सिस्टम भी एसएचएम करता है। दिस सिस्टम परफॉर्म्स एसएचएम। समझ में आई बात? Yes, sir. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम। ठीक है, इफ m1 and m2 are pulled by small distance, स्मॉल की जरूरत नहीं लिखने की, by some distance and released, find time period of motion। एसएचएम एसएचएम ही होगा, वो प्रूव करो और उसका टाइम पीरियड निकालो, करो ट्राई। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन, करिए ट्राई। Find time period of this motion। m1 m2 को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, छोड़ दिया, अब दोनों ऐसे से एसएचएम करते हैं, कि आपको प्रूव करना है और टाइम पीरियड क्या होगा निकालना है, करो। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले बताओ, आपने रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? रिड्यूस्ड मास पढ़ा है क्या मोमेंटम में? No, sir. नहीं पढ़ा? ओके, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं, है ना, वो इसमें लगेगा, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, ये होता है रिड्यूस्ड मास, पर कॉन्सेप्ट क्या है, इसे कब लगाना है, क्या कंडीशंस में यूज करना है, बताओ। सर ये नहीं पता सर। ये नहीं पता, चलो। कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, देखो, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि दो मासेस है और उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स आइदर स्प्रिंग प्रोवाइड कर रही है जैसे यहाँ पर, या उन पे चार्जेस हो जिससे रिपल्शन अट्रैक्शन का कुछ फोर्स आ रहा हो, या मैग्नेटिक फोर्स हो, किसी भी तरह का फोर्स है, दो पार्टिकल्स है जिनके बीच में कोई इंटरेक्शन का फोर्स है, एंड दैट इंटरेक्शन फोर्स जो एक पे लग रहा है उतना दूसरे पे लगेगा, भाई न्यूटन थर्ड लॉ से एक दूसरे पे जितना लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है, वहां अपन ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो कहा यूज करना है रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट को? इन टू पार्टिकल सिस्टम। जब दो पार्टिकल का सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल्स है, सपोज m1 और m2 थे, m1 को मैंने बोल दिया a, दूसरे को मैंने बोल दिया b, इन पे आपस के फोर्स लग रहे हैं, इन पे कुछ फोर्स लग रहा है जो इनका इंटरेक्शन का फोर्स है, तो वो फोर्स मान लो m1 पे लग रहा है इधर F on 1 ड्यू टू 2, तो उतना ही फोर्स इसको उल्टा लगेगा F on 2 ड्यू टू 1।
जो फोर्स 1 पे लगाया 2 ने उतना ही 2 पे लगेगा 1 की वजह से, बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं F12 और F21 को, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा इनका, और डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से जब मैं वेक्टर साइन लगाऊंगा तो मुझे माइनस लगाना चाहिए। ऐसा होगा ही न्यूटन थर्ड लॉ से कि पहला दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही दूसरे पे फर्स्ट पे लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर सर। इसमें मास का कोई नहीं होगा सर, दोनों के मासेस अलग है ना? हाँ, मासेस अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मासेस मैंने M1 और M2 ले लिए, दोनों के अलग ले लिए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन हो जहां पर दो मास है, उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ स्प्रिंग लगाई थी, यहाँ स्प्रिंग जब दोनों को पुल करेंगे तो स्प्रिंग दोनों पे इक्वल फोर्स लगाएगी और अपोजिट लगाएगी। ऐसा सिचुएशन जब भी आ जाए तो वहां अपन ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट। कब यूज करना है इसे? जब आपको एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना हो। जब आप एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना चाहते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। व्हेन B is observed with respect to A, जब B को A के रिस्पेक्ट में देखा, B को A से देखा तो A हो जाएगा रेस्ट में, वो देख रहा है तो वो खुद थोड़ी मोशन करते दिखेगा, और केवल B को देखना है। अब क्योंकि आप A के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपको लगाना चाहिए स्यूडो फोर्स, am I right? क्योंकि A पार्टिकल पे भी फोर्स लग रहा है तो उसका भी तो एक्सेलरेशन होगा। यस सर। है ना? कितना होगा A का एक्सेलरेशन, यहाँ बताओ। A का एक्सेलरेशन अगर A1 वेक्टर कहा तो होना चाहिए जो भी उसको फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय उसका मास, होना चाहिए ना? यस सर। यस सर। ना? और A2 का एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए था? इसी तरह से अगर लिख दूं मैं यहाँ पे, तो जो भी उसको फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय उसका मास, न्यूटन लॉ से, तो ये आ गया। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन, मान लो A के रिस्पेक्ट में B को देख रहे हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ रहा होगा कुछ यहाँ पे। रिलेटिव एक्सेलरेशन जो भी होगा उसको मैं मान लेता हूँ, सपोज वो ऐसा है A(2) ड्यू टू 1, वो निकालना है। मान लो मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में, मैंने इसे रैंडम बना दी, है ना। आप आर्ग्यू कर सकते हो यार ये इधर जा रहा है तो इधर ही आना चाहिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन किधर भी हो सकता है, मैंने इसे डायरेक्शन दिखा दी, मुझे नहीं पता किधर है वो। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो निकालना हो मुझे, तो कैसे निकाल सकता हूँ? न्यूटन के लॉ से निकाल सकता हूँ मैं, बताओ। न्यूटन के लॉ से निकाल सकता हूँ रिलेटिव एक्सेलरेशन, बोलो। यस सर, स्यूडो फोर्स लगा देंगे सर। हाँ, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा वर्षा, स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए क्योंकि A का एक्सेलरेशन है तो स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए। चलो लगा लेते, चलो लगाते, ठीक है। तो A की वजह से B को देख रहे हैं, A का एक्सेलरेशन था A1 वेक्टर, तो B पर स्यूडो फोर्स लगाएंगे। कितना लगाएंगे? एक तो B पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और एक लगा देंगे स्यूडो फोर्स, इधर की तरफ दिखा रहा हूं मैं, F स्यूडो। कितना होगा वो? जिसको देख रहे हो उसका मास इनटू हमारा एक्सेलरेशन और नेगेटिव डायरेक्शन में, बोलो यही होगा ना? स्यूडो फोर्स ऐसे ही लगाते ना अपन, जिसको देख रहे हो उसका मास इनटू हमारा एक्सेलरेशन विद नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेट फोर्स उस पर दिख गया हमको क्या होना चाहिए, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? F नेट जो भी है F21 प्लस F स्यूडो डिवाइड बाय मास, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए क्या? यस सर। चलो F21 प्लस F स्यूडो वो क्या था? F स्यूडो वो क्या था? माइनस ऑफ M2 इंटू A1 वेक्टर था, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, A1 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? F12 बाय M1 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता था ना मैं, देखो A1 वेक्टर को, समझे क्या करा मैंने? यस सर। डिवाइड बाय M2, ठीक है। तो A21 वेक्टर इक्वल टू, ये F21 है, ये F12 है। अच्छा, F12 उसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ F21, यस सर। तो इसको मैं माइनस ऑफ F12 का क्या लिख सकता हूँ? F21 लिख सकता हूँ क्या? F21 वेक्टर। यस सर। तो F21 एज इट इज ये रखा, यहाँ बीच का प्लस साइन एज इट इज रखा, यहाँ M2 को एज इट इज रखा, और माइनस ऑफ F12 उसको लिख दिया F21, चलेगा?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. F12 कॉमन, F21 जो है उसको कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आया 1 m2 by m1 अपॉन m2, एलसीएम ले लो जरा अंदर, ये m1 ऊपर चले जाएगा। Yes, sir. M1 F. तो ये A21 वेक्टर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि F21 में मैंने डिवाइड करा हो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 से, ऐसा लग रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्यूडो फोर्स को मत लगाओ, जो फोर्स लग रहा था उनके बीच का वैसे ही रहने दो, बस मास बदल दो। ऐसा लग रहा है ना जैसे बी का मास किसी ने ये बना दिया हो, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है आ जाएगा। स्यूडो Yes, फोर्स sir. भूल Yes, जाओ, sir. स्यूडो फोर्स मत लगाओ, फोर्स वही रहने दो, स्यूडो फोर्स मत लगाओ और मास बदल दो बी का, तब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन वही आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना, देखो Yes, sir. है ना? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना हो, जब हमको एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, स्यूडो फोर्स मत लगाओ, जो फोर्स लग रहा था वही लगाओ और मास बदल दो बी का। ये जो चीज बन गई इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। दिस एक्सप्रेशन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। सो अगर मैं बी पर स्यूडो फोर्स ना लगाते हुए उसका मास बदल देता तो भी मुझे सेम रिजल्ट मिलता। ये कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूस मास का, कि जब आपको एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना हो, स्यूडो फोर्स मत लगाओ, उसका मास बदल दो, तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा अगर आप बाकी सब फोर्सेस वैसे ही रखते हो तो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. बच्चों, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास, यू कैन नोट इट डाउन। मैं इसे यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फटाफट इसे नोट कर लो। सर इसे रिड्यूस ही क्यों कहा सर? हाँ, अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। मैं बताने वाला था पर भूल गया बताना। ये मास का जो ये रिलेशन आ रहा है ना, देखो जरा ध्यान से, ये जो मास आएगा वो m1 m2 दोनों से कम आएगा। दिस रिजल्ट विल बी लेस देन m1 एंड लेस देन m2, ये दोनों के मास से कम आएगा। दो पार्टिकल का मास इफेक्टिवली एक के रिस्पेक्ट में दूसरों को देख रहे, तो जो मास उसका लेना है वो दोनों के मास से कम लेना है, इसलिए इसको रिड्यूस मास बोलते हैं। रिड्यूस मतलब कम हो गया वाला, है ना? तो आपको मास बदलना है, तो मास इसलिए क्योंकि कम है m1 m2 दोनों से, इसलिए इसको रिड्यूस बोलते हैं। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। सर वो जो एक्सेलरेशन दिखा है A21, हाँ, उसमें F21 माइनस F सूडो क्यों नहीं करा? वही प्लस करेंगे ना अपन तो नेट फोर्स के लिए। मैं फोर्सेस को वेक्टरली लिख रहा हूँ और सारे फोर्स को ऐड कर दूंगा। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन, समझे? यस सर। है ना? वो वेक्टर एडिशन में आप, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड थोड़ी लिख रहा हूँ, जब मैग्नीट्यूड मुझे दिख रहे होते कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो फिर मैं मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करता। ये तो मैंने वेक्टरली फोर्स लिखे ना, समझे क्या? यस सर। गुड, अच्छा करा आपने पूछा, ये वेरी गुड। और किसी को कुछ भी समस्या है तो पूछिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो हटा दूं क्या, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट अब हटा दूं? सर सेम कंडीशन ही, तब हम 1 एक्सेलरेशन ऑफ 1 निकालेंगे ड्यू टू 2, तो भी ये आ जाएगी ना सर? हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज कर सकते हैं। चलो अब ये हो गया होगा नोट, आई थिंक, हटा दूं? Yes, sir. ओके, सर राइट का रहने दीजिएगा। राइट का रहने देते, चलो ठीक है। सो अभी हमने जो पढ़ा रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट, वैसा ही एक्चुअली केस है हमारे पास। दो पार्टिकल, एक स्प्रिंग बीच में, स्प्रिंग जो भी फोर्स लगाएगी m1 पे उतना ही लगाएगी m2 पे, इक्वल लगाएगी बट डायरेक्शन में अपोजिट लगाएगी। स्प्रिंग के दोनों एंड पे फोर्स सेम होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो रिड्यूस मास लगाने की जो कंडीशन होती है, कॉन्सेप्ट लगाने की जो कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। सही बात है क्या? Yes, sir. सो अगर हम देखें, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, लेट्स ऑब्जर्व B या m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1। m2 को m1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं। चलो m1 को मान लेते हैं रेस्ट पर, m1 पे खड़े हो गए अपन, m1 पे बैठ गए, तो m1 तो हमको चलता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि उसी पे खड़े हो गए, और जो m2 होगा उसको देखेंगे। अब m2 को देखेंगे तो रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से अपन ने पढ़ा अभी
कि इसका मास बदल दो, स्यूडो फोर्स भूल जाओ, मास बदल दो, तो इसका मास बदल लो और म्यू कर दो, म्यू हो जाएगा m1 m2 upon m1 m2 में लिखा हुआ है, ये कर दो, ठीक है। अब m1 पे बैठ गए तो ये तो रेस्ट पे दिखा, ये चलते दिख रहा है। आपने क्वेश्चन में क्या करा, दोनों को पुल करा है, दोनों को पुल करा है, तो दोनों को पुल करेंगे तो m1 तो चलते नहीं दिखेगा, जितना m1 को इधर खींचा था m2 उतने ही उधर जाते दिखेगा, और उसको और खींचा था आपने, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट दिखेगा आपको x1 प्लस x2। अगर इसे x1 खींचा, इसे x2 खींचा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 हो जाएगा। समझ में आई की बात? यस सर। ठीक है, तो जो भी वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो कि वो डिस्प्लेसमेंट x था, लेट displacement of m2 with respect to m1 was x। m1 से देखने पर m2 वो भी चला है, ये भी चला है, तो इससे देखने पर जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं वो चलो x था, मान लेते हैं वो x था, ठीक है। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 was x, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x हुआ था। अब यहां पर अगर ये x अमाउंट से डिस्प्लेस था, तो स्प्रिंग x अमाउंट से खींची गई होगी ना, m1 तो रेस्ट पे है, ये x अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ तो स्प्रिंग x अमाउंट से खींची गई होगी, सही बात है क्या? यस सर। तो इस पे वही फोर्स आ जाएगा ना कि x का। यस सर। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए फिर, अगर इसका एक्सेलरेशन लिखूं मैं, फोर्स बाय मास, मास क्या लेना है, म्यू, तो ये हो गया हमारे पास k बाय म्यू इंटू x। डायरेक्शन देखो x की उधर, a की इधर, फोर्स स्प्रिंग का उल्टा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो मोशन कैसा होने वाला है फिर, SHM। भाई m1 से देखने पे m2 का जो एक्सेलरेशन आ गया वो ऐसा आ गया कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो SHM होगा। अगर m1 से खड़े रह के देखेंगे तो m2 SHM करेगा ना, और उसका SHM का फिर अपन को ओमेगा भी मिलने लग गया, यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट k बाय म्यू। टाइम पीरियड भी आ गया, अगर रूट k बाय म्यू आ गया तो टाइम पीरियड भी लिख दो, क्या टाइम पीरियड क्या होता है वो लिख लेना आप खुद से, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ये यस सर। ओके। अब ये तो मैंने m1 के रिस्पेक्ट में देखा, अगर m2 के रिस्पेक्ट में m1 को देखता तो भी यही आता है ना भाई, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ओमेगा से घूम रहे, इसका मतलब दोनों का ही ओमेगा सेम है, दोनों ही SHM कर रहे होंगे विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी which is given by this, which is given by this। आप चाहे m1 के रिस्पेक्ट में m2 को देखो या m2 के रिस्पेक्ट में m1 को देखो, रिड्यूस मास सेम आता है, रिड्यूस मास सेम आएगा तो ओमेगा सेम आएगा, ओमेगा दोनों का सेम, मतलब दोनों सेम ओमेगा से SHM करेंगे, दोनों सेम ओमेगा से SHM करेंगे, पूरा सिस्टम एक ओमेगा से SHM कर रहा है, दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय रूट k बाय। आ रहा है समझ में ये? देखो बच्चों कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ। सर इसमें m1 एंड m2 सेम डिस्टेंस से पुल हुआ है या वो सम लिखा है आपने? सम लिखा है मैंने, सम SOME सम, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया था कितना डिस्टेंस पुल करा था, तो डिस्टेंस ऑफ पुल अगर दिया होता तो हम फिर इक्वेशन भी लिख सकते हैं इनकी, इनके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी लिख सकते थे, ठीक है। चलो, एनी अदर डाउट? ये हटा दो अब इधर का। यस सर। ओके, तो 2 ब्लॉक सिस्टम समझ में आया, SHM क्या, इसका टाइम पीरियड क्या था उसका? यस सर। सर कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास की एक बार कंडीशन बता दीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास की कंडीशन बता दूं। कंडीशन ये है कि भाई हाँ, आपके repeat पास है कर ना दीजिए। 2 पार्टिकल का सिस्टम होना चाहिए, आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें 2 मासेस है और उनके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो उनके इंटरेक्शन का फोर्स हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, इंटरेक्शन का फोर्स हो। इंटरेक्शन फोर्स का प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, एक पे जितना लगेगा उतना ही दूसरे पे लगेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसी होती है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरों को देखने के लिए आपको स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए, वो भूल जाओ, मास बदल दो, तो भी आपको रिजल्ट रिलेटिव एक्सेलरेशन का सेम आएगा, समझे? चलो, तो जब भी आप अपने को Yes, ऐसा सिचुएशन दिखे 2 पार्टिकल वाली, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना पड़ जाए, तो रिड्यूस मास से भी कर सकते हो आप, स्यूडो फोर्स ना लगाते हुए रिड्यूस मास लेके भी हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। वेरी गुड। चलिए, तो ये 2 ब्लॉक सिस्टम भी देखिए अपन ने,
है ना, इसका टाइम पीरियड वगैरह भी निकाल लिया। और भी सिचुएशंस में अपन टाइम पीरियड वगैरह निकालेंगे। एक तो ये आया, फिर बहुत सारे और भी एसएचएम के केसेस हो सकते हैं। एक अच्छा एग्जांपल होता है फ्लूइड में, फ्लूइड स्टैटिक्स का। तो आपने फ्लूइड का थोड़ा बहुत आइडिया पता है आपको, फ्लूइड स्टैटिक्स का? क्या फ्लूइड स्टैटिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया पता है? Yes, sir. We'll deal with it. अच्छा पता है, तो फिर लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखिए। कंटेनर नहीं दिखाता, नहीं तो गलत कर सकते हो। मेरे पास एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, मतलब कोई नदी है, समुद्र है जो रेस्ट पर, नदी तो रेस्ट पर नहीं होती, कोई झील है जो रेस्ट पर है, बिल्कुल शांत झील है, ठीक है। Yes, sir. शांत झील में एक क्यूबिकल ब्लॉक है मेरे पास, प्लीज माइक ऑफ रखिए। शांत झील में क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक। ये फ्लोट कर रहा है, इसकी डेंसिटी सिग्मा, लिक्विड की डेंसिटी रो दे दी, है ना। हमारे पास जो लिक्विड है यहाँ पर, उसकी डेंसिटी रो है और क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा है। ये फ्लोट कर रहा है इसमें, दिस इज फ्लोटिंग इन वाटर और सम लिक्विड विच इज अ डेंसिटी रो। नाउ इसे क्या करा मैंने, थोड़ा सा दबा दिया, इसे थोड़ा सा अंदर दबा दिया और छोड़ दिया, तो क्या करता है, ये एसएचएम करता है। You need Yes, sir. to prove कि एसएचएम करेगा, आपको प्रूव करना है कि एसएचएम करेगा और टाइम पीरियड निकालना है। आप इसकी डायमेंशंस मान सकते हो, ए है, क्यूब की साइड लेंथ ए है, ग्रेविटी नीचे जी है, आपको जरूरत पड़े तो आप ये ले सकते हो, है ना। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट व्हेन दिखाई दे रहा है ये, यस, ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड by some amount downwards, ऊपर भी कर सकते हो, हाँ, डिस्प्लेस अप, डिस्प्लेस इन वर्टिकल लिख देता हूं, सम अमाउंट इन वर्टिकल, क्योंकि ऊपर भी कर सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन एंड रिलीज, इट विल परफॉर्म एसएचएम, ये प्रूव करना है, एंड उसका टाइम पीरियड भी निकालो, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। टी लिख दिया मैंने टाइम पीरियड के लिए, आप समझ जाइएगा टाइम पीरियड पूछ रहा है। चलिए करिए अटेम्प्ट। पानी या कुछ लिक्विड था, बड़ा सा कंटेनर था, उसमें ब्लॉक डाल दिया, ब्लॉक को थोड़ा सा दबा के छोड़ा या ऊपर से खींच के थोड़ा छोड़ दिया, उसका मोशन एसएचएम होगा, प्रूव करना है। करिए। चलिए आंसर भी आया मेरे पास, अमन का एक आंसर आया है, आदित्य का भी आ गया, वेरी गुड आदित्य। चलिए मैं भी बताता हूँ कैसे करना है ना। ब्लॉक को कुछ अमाउंट से डिस्प्लेस करा है हमने। पहली चीज तो हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाई इट विल फ्लोट। नीचे ग्रेविटी है तो इसका वेट इस पे नीचे लग रहा होगा, ये अगर फ्लोट कर रहा है तो इसका वेट किसी ने बैलेंस करा है, किसने बैलेंस करा होगा, एनी गेस? बॉयंसी, बिल्कुल सही वर्षा, बॉयंसी ने बैलेंस करा है। तो यहाँ पे कुछ बॉयंट फोर्स भी लगता है। बॉयंट फोर्स कितना लगता है? बॉयंट फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम लिक्विड में अंदर है, ये वॉल्यूम ढूंढो, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। फोर्स ऑफ बॉयंसी is equal to the volume of object inside liquid into density of liquid into g. इतना फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है, and that force of buoyancy is now balancing the weight of the object, इसलिए वो यहाँ पे फ्लोट कर रहा था। ठीक है, तो एक्चुअली इस पे इनिशियली अगर मैं एफबीडी बनाऊं इसका, तो इसका वेट इस पे लग रहा था नीचे, फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा था ऊपर, ये दोनों बैलेंस कर रहे थे। शुरुआत में ऐसा सिचुएशन थी, इसलिए ये फ्लोट कर रहा था। ये समझ में आया? शुरुआत में ऐसा होना चाहिए था, mg इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉयंसी, इसलिए फ्लोट कर रहा था। फोर्स ऑफ बॉयंसी शुरुआत में कितना होगा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उसकी वजह से होगा। तो मान लीजिए कि ये हाइट शुरू में थी कुछ कैपिटल H, स्मॉल h मान लेते, स्मॉल h हाइट थी सपोज, और पूरी हाइट क्यूब की क्या होगी, a होगी,
क्यूब है ना, वो तो सारी साइड इक्वल लेंथ की होगी, ठीक है। तो बॉयंसी का फोर्स हुआ कितना, वो होना चाहिए था a² इंटू h इंटू रो इंटू जी। कितना वॉल्यूम यहाँ पे डिस्प्लेस है, बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो होगा a², हाइट ये h है, तो ये वॉल्यूम जो होना चाहिए था ये होना चाहिए था a² इंटू h, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये बॉयंसी फोर्स होना चाहिए था। और mg ऐसे बैलेंस कर रहा है, समझ में आई बात, शुरू में ऐसा होना चाहिए था। ये क्लियर है Yes, क्या? sir. ओके। अब अगर मैं इसे थोड़ा डिस्प्लेस करता हूं, मान लीजिए मैंने इसे ऊपर खींच दिया या नीचे, नीचे दबा देते, चलो इसे नीचे दबा देते, लेट दिस इज डिस्प्लेस फर्दर बाय डिस्टेंस x, इसको और x डिस्टेंस से दबा दिया, उसके बाद का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो अगर मैंने इसे x अमाउंट से नीचे दबा दिया है, सम अमाउंट x से मैंने इसे नीचे पुश कर दिया है, तो अब जो इसकी साइड लेंथ पानी के अंदर है वो कितनी होनी चाहिए, h प्लस x होनी चाहिए। अगर पहले इसकी साइड लेंथ जो पानी के अंदर थी वो h थी, तो अब इसे जब मैं x अमाउंट से और दबा दूंगा तो इसकी अंदर पानी के अंदर जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, h प्लस x होना चाहिए। क्या सही बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. है ना। सो अब इस पे जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो इतने वॉल्यूम की वजह से लगेगा, पानी के अंदर जितना वॉल्यूम है वो बदल चुका है, पानी के अंदर जो इसका वॉल्यूम था वो बदल चुका है, तो बॉइंट फोर्स बदल जाएगा इस पे। सही है क्या? Yes, sir. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो तो अभी भी mg रहा होगा, और जो बॉइंट फोर्स होगा वो बदल गया है, उसको मैं fb डैश बोल देता हूँ। अब वो बढ़ गया होगा डेफिनेटली पहले से, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम अंदर है इसका, तो बढ़ गया होगा Yes, sir. बॉइंट फोर्स, तो Yes, नेट फोर्स ऊपर आ रहा होगा इस पे, नेट फोर्स ऊपर आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन आ रहा होगा ऊपर। कितना एक्सेलरेशन आएगा, कैसे निकाल सकते हैं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, बॉयंसी का नया फोर्स जो होगा वो क्या लिखेंगे अपन, a² h plus x rho g। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, a² इंटू x प्लस x इंटू रो जी माइनस mg, ये होना चाहिए में। आप ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे सॉल्व करते थोड़ा और आगे, तो a² h इंटू रो जी प्लस a² इंटू x रो जी माइनस mg, ऐसा बना। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर इक्वल, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर इक्वल। देखो ऊपर लिखा हमने इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ढूंढा था हमने, शुरू में जब फ्लोट कर रहा था ना तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी, वहां हमने ढूंढा था, वहां हमने देखा था कि ये दोनों टर्म इक्वल है, दिखा आपको, वी कैन कैंसिल दिस आउट, आ रहा है समझ में? Yes, sir. उनको कैंसिल कर देते, Yes, sir. इनको कैंसिल कर देते, तो क्या Okay. बनेगा मेरे पास इक्वेशन, ma इक्वल टू a² रो जी इंटू एक्स, मास से डिवाइड कर लो, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, SHM की इक्वेशन। SHM equation. ना? अच्छा एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से, मैंने साइड लेंथ भी a है तो एक्सेलरेशन भी a लिख दिया, यस सर। कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए मान लेते, एक्सेलरेशन कैपिटल ए लिखते थे, सर वेक्टर लगा दीजिए ना। वेक्टर भी लगा देते, ठीक है, वेक्टर भी लगा देते। अच्छा वेक्टर लगाऊंगा तो यार डिस्प्लेसमेंट नीचे है और ए वेक्टर ऊपर है, तो इसके साथ मुझे माइनस साइन लगाना चाहिए फिर तो, डायरेक्शनल है ना, डायरेक्शन देखेंगे तो वेक्टर साइन लगाया तो मुझे सब तरफ डायरेक्शन लगाना चाहिए, है ना, उधर एक्स को वेक्टर लगा सकते हो बाद में आप। तो वेक्टर ही मुझे इक्वेशन समझ में आ गई, एसएचएम की प्रूव हो रही है, तो एसएचएम होगा क्या आ रहा है इसमें, ओमेगा, ओमेगा क्या समझ में आया, बोलो, A² rho g by A² rho g by रूट ओवर a² रो जी बाय m, रूट लगाना पड़ेगा ना Yes, sir. इसका? Root. Yes, sir. ठीक है, ये आ गया ओमेगा, और टाइम पीरियड हो जाएगा फिर 2 पाई बाय ओमेगा, इसको उल्टा करो 2 पाई मल्टीप्लाई करो, आ गया टाइम पीरियड, यस सर। ठीक है। अच्छा इसमें चाहो तो मास m है ना उसको बदल सकते हो, मास m जो होगा इस पूरे क्यूब का, मास को लिख सकते हो उसका वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी,
तो ऐसा भी लिख लेना मास को, उससे भी देखना इक्वेशन थोड़ी सी कुछ और दिखेगी, थोड़ा आसान दिखने लगेगी शायद, है ना। देख लेना क्या आ रही है। चलो, तो ये एक और सिचुएशन देखिए जहाँ एसएचएम होता है और एसएचएम का टाइम पीरियड वगैरह निकलवाया मैंने आपसे, बोलो आया आपको ये? यस सर। ओके बच्चे, यस सर। चलिए अब 1 घंटा हो चुका है, तो इसलिए आपसे पूछ लेता हूं मैं कि अपन और करें थ्योरी की क्या करें। मतलब मैंने आपको 1 घंटे के लिए बोला था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और पढ़ना है आगे? यस सर। वर्षा आगे ने बोला, बाकी बच्चे Yes, sir. बताइए। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया, सब बच्चे हाँ बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो अब एक सिचुएशन और देखते हैं जहाँ एसएचएम होता है ना। कुछ किसी को ना बोलना हो तो बोल सकता है ना, ऐसा उसमें मैसेज में देख सकता हूँ। चलिए, ये एसएचएम की एक सिचुएशन देखी। एक सिचुएशन और है जहाँ एसएचएम होता है, लिखिए फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम, या इसे हम कई बार कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं, कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं। क्या होता है फिजिकल पेंडुलम? मैं अगर दिखाऊं, मेरे पास कुछ है क्या दिखाने के लिए? किताब से दिखा देते हैं, चलो। चलो, एक ये मैंने थोड़ी बुक ढूंढी है ना। ये बुक है मॉडर्न फिजिक्स की। देखो, इसको मैंने एक जगह से ऐसा होल्ड करा है, दिख रहा है आपको? एक जगह से मैंने पकड़ा है, मैंने 2 उंगली को कोशिश करी है कि भाई प्रॉपरली इसको पकड़ पाऊं। कुछ और चीज ढूंढता हूँ ना यार मैं। यस सर। हाँ, कुछ और चीज लेते, रुको, आराम से घूमने वाली कोई चीज पकड़ते हैं अपन। 1 मिनट रुकिएगा। यस, इंटरेस्टिंगली मुझे कुछ मिल गया है। देखो, ये एक एस रिंग है, एस कड़ा बोलते हैं, झूले वूले टांगते हैं ना, उसमें लगती है, ठीक है। और एक ऐसा अपने पास एक सरिया है, इसमें मैंने इसको ऐसा टांग दिया बस। अब इसे हल्का सा टिल्ट करो, छोड़ो। देखो ध्यान से, इसको हल्का सा टिल्ट करा, छोड़ा, क्या हो रहा है? इसको थोड़ा सा टिल्ट करा, छोड़ा, ऐसे ऐसे चल रहा था ये, Yes, sir. है ना। अभी एक्चुअली क्या है कि इन दोनों के बीच में बहुत फ्रिक्शन है, उसकी वजह से ना एनर्जी लॉस हो रही है और जल्दी से रुक रहा है। और फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो फिर ये थोड़ी देर तक अच्छा मोशन करता है। इसको ऐसा टिल्ट करके छोड़ते तो मोशन करता। तो आपने से सिचुएशन कई बार देखी होगी, ऐसी सिचुएशन कई जगह देखी होगी आपने कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक छोटी सी कील से अगर हैंग कर दे अपन, उसको हल्का सा टिल्ट करे, छोड़े, तो ऐसे ऐसे मोशन कर सकता है। 2 सिचुएशन जिसमें कोई रिजिड ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करता है, उसे बोलते हैं अपन कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, वी हैव सम रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी तो आप पढ़ चुके होंगे डेफिनेटली अब तक। तो उसको किसी पॉइंट पे हिंज कर दिया, दिस इज पॉइंट ऑफ हिंज। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। जब ऐसी सिचुएशन हो कि रिजिड बॉडी को एक पॉइंट के बाद हिंज कराए, सेंटर ऑफ मास इसका नीचे है, अब इसे हल्का सा टिल्ट करके छोड़ो, तो वो ऐसे ऐसे मूव करती है। इस तरह से उसका मोशन होता है। ये जो मोशन होगा ये एसएचएम होता है, ये अपन प्रूव कर सकते हैं फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये ऐसा शेप का बॉडी में ना थोड़ा घुमा के बना नहीं पाऊंगा, तो मैं थोड़ा आसान एग्जांपल लेता हूं ना, ताकि मैं बना पाऊं, आप भी बना पाओ। तो जनरल सिचुएशन में रिजिड बॉडी कैसे भी शेप की हो सकती है, पर मैं अब क्योंकि डायग्राम बना पाऊं वापस, इसलिए मैं थोड़ा सा शेप आसान ले लेता हूं। तो मैं रॉड जैसी रिजिड बॉडी दिखाता हूं। क्यों दिखा रहा हूं रॉड जैसी रिजिड बॉडी? जिससे मैं उसको टिल्ट करके भी आसानी से बना सकूं। इसको टिल्ट करके बनाने में बहुत दिक्कत आएगी मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमने मान लिया कि एक रॉड थी हमारे पास,
उसको किसी पॉइंट पे हिंज करा था, रॉड का सेंटर मास उसके सेंटर पे होगा, और रॉड को अब इस हिंज वाले पॉइंट से थोड़ा सा टिल्ट कर दिया मैंने, इस हिंज वाले पॉइंट से थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो रॉड घूम गई, है ना, हिंज वाले पॉइंट के अबाउट उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो रॉड घूम के अब ऐसी सिचुएशन में आ गई। थोड़ी बड़ी बना लेते इसको, रॉड का सेंटर मास यहाँ है, वो यहाँ आ गया, नीचे वाला एंड यहाँ आ गया, तो रॉड टिल्ट होके ऐसी सिचुएशन में आ गई। समझ में आया क्या हुआ है? सर टिल्ट आपने कौन सी वाली को किया है, मतलब कैसे किया है सर? एक Verti- रॉड ऐसी परपेंडिकुलर वर्टिकल थी, उसको हिंज कर रखा किसी पॉइंट के अबाउट ऐसे, उसको ऐसा टिल्ट करा, छोड़ दिया, समझे? यस सर। है ना, यहाँ पर हिंज है, वो इस जगह पर हिंज है, यहाँ पर उसको कील से एकदम स्मूथ है, उसको अपन ने हिंज कर रखा है। दिस इज अ स्मूथ हिंज, दिस इज अ स्मूथ हिंज। स्मूथ है मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता स्मूथ हिंज हो, जैसे अभी मैंने पेन को करने की कोशिश करी, ये 2 उंगली से इसको साथ फोल्ड करा, उसको घुमा के छोड़ा, तो वो एसएचएम नहीं करता है, ये हल्का सा टिल्ट होता है, फिर हल्का सा एसएचएम करता है, फिर रुक रहा है। देखो हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, बहुत हल्का सा क्यों एसएचएम कर पा रहा है ये, क्योंकि भाई मेरे उंगलियों से फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से ना ये ज्यादा एसएचएम नहीं कर पा रहा। मैं स्मूथ मानूंगा तो अच्छे से एसएचएम हो पाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो इसे हल्का सा टिल्ट करा, स्मॉल एंगल से टिल्ट करा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। क्या वीडियो क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। लेट्स से ऐसे मैंने थीटा एंगल से टिल्ट करा। पलक, सभी बच्चे बोल रहे हैं उनको क्लियर है, प्लीज आप चेक करिए आपके एंट्री बार। यस सर अब क्लियर है। अब क्लियर है, वेरी गुड। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करा, थीटा इज स्मॉल, थीटा में स्मॉल मान के चलूंगा, है ना, हम ज्यादा बड़ा एंगल नहीं घुमाने वाले, थीटा इज स्मॉल यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इज स्मॉल, और इसे छोड़ दिया। क्या होगा, वेट ऑफ दिस रॉड, इसका वेट जो होगा सेंटर मास पे दिखा सकते हैं, सेंटर मास सही जगह बनाओ, एकदम सेंटर पे होना चाहिए, तो सेंटर यहाँ कहीं दिखना चाहिए मुझे, इस पॉइंट पे यहाँ सेंटर मास होगा, उसमें मैं वेट दिखा सकता हूँ mg। जो वेट होगा ना mg, आप अगर ध्यान से देखें तो उसका हिंज के अबाउट एक टॉर्क आएगा, हिंज से सेंटर मास की डिस्टेंस मान लीजिए x थी, हिंज से सेंटर मास की डिस्टेंस मान लीजिए x थी, तो सेंटर मास का यहाँ पे आने वाला टॉर्क, अगर ये एंगल घूमने वाला थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और आप टॉर्क जो लिख सकते हैं mg का, वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, r क्रॉस mg, अंदर की तरफ टॉर्क आएगा, ऐसे घुमाएगा। आ रहा है समझ में टॉर्क की डायरेक्शन? फिर से बताता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, यहाँ फोर्स लग रहा है, ये होगा r वेक्टर, ये mg वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस mg वेक्टर, अंदर की तरफ टॉर्क, टॉर्क कैसा है, आ रहा है टॉर्क समझ में? Yes, sir. है ना, दिस टॉर्क विल ट्राई टू पुल द रॉड बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये टॉर्क उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। कितना होगा टॉर्क को लिखते हैं पहले तो, वो होगा r क्रॉस फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड होगा r एंड फोर्स साइन थीटा, तो r इज x, फोर्स इनटू उनके बीच के एंगल का साइन, ये होगा टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज। टॉर्क कैन बी रिटन इज आई अल्फा, जो भी हिंज के अबाउट आई है वो अगर लिख दूं तो मेरे पास टॉर्क आ जाएगा, देखो mgx sin थीटा आई अल्फा को मैंने ये लिख दिया। क्लियर है क्या ये क्या लिख रहा हूं मैं? ये इक्वेशन क्लियर है? क्या टॉर्क लिखना समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. चलो वेरी Yes, गुड, है ना। अब अल्फा निकाल सकते हैं अपन, एंगुलर एक्सेलरेशन वो हो गया mgx बाय i इंटू साइन थीटा। अच्छा थीटा तो छोटा बोला था मैंने, Yes, sir. Theta हो जाएगा. साइन थीटा इज स्मॉल, थीटा लिख दिया। ये क्या कंडीशन आ गई? SHM SHM की condition. एसएचएम प्रूव हो गया, सिस्टम में एसएचएम करेगा, अपन ने प्रूव कर दिया। डायरेक्शन तो चेक ही नहीं करी, अल्फा और थीटा के डायरेक्शन चेक करो भाई, सिर्फ प्रोपोर्शन होने से थोड़ी काम चलता है, डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट है?
क्या ये दोनों अपोजिट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन जो आ रहे हैं थीटा और अल्फा, क्या डायरेक्शन में अपोजिट है? यस सर। चलो सही बात है, अपोजिट है। आप अगर ध्यान से देखें तो थीटा की डायरेक्शन देखो दिखाई है मैंने इधर, और अल्फा की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन इधर, तो अल्फा उल्टा है। यस दे आर Yes, sir. अपोजिट, तो एचएचएम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो सिस्टम एचएचएम करेगा, प्रूव हो गया। तो टाइम पीरियड दिख गया हमें, क्या हो जाएगा, ये है ओमेगा का स्क्वायर, तो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा मतलब इसका उल्टा करके इसका रूट होगा, और वहां उल्टा लिखना है मुझे, तो आई बाय एम जे। यह आ गया फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है, फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। आई क्या है यहाँ, आई क्या है यहाँ, हाँ Moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर। किसके अबाउट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ हमेशा ये बोलना चाहिए किसके सेंटर ऑफ अबाउट, मास सर। ये अलग। अरे किसके अबाउट घूम रहा था वो? Hinge के about, sir. हिंज के अबाउट, तो किस हिंज के अबाउट है वो, है ना? आई किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? अबाउट हिंज। ठीक है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमओआई अबाउट हिंज। अरे हिंज के अबाउट टॉर्क लिखा है ना मैंने, तो हिंज के अबाउट का टॉर्क लिखा है, तो हिंज के अबाउट का आई लेंगे। चलो Yes, अच्छा, sir. ये जो आई है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम की चीज सुनी होगी तुमने? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी मैं ऐसा कर दूं तो, Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये यहाँ अपना काम हो चुका है, मैं कुछ एक्स्ट्रा करा रहा हूँ चीजें। तो अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, चलो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी शायद इसमें, है ना? नो सर। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये x जो है न्यूमरेटर में भी आ गया, डिनोमिनेटर में भी आ गया। x छोटा होगा, अगर बहुत छोटा होगा x अगर बहुत छोटा होगा, मान लो 0 के बहुत पास है, तो न्यूमरेटर करीब करीब आईसीएम हो गया, और x बहुत छोटा होने से डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर बड़ा होने से टाइम पीरियड क्या आएगा, छोटा, सॉरी गलत बोल दिया, x छोटा होने से डिनोमिनेटर छोटा आएगा, इसे टाइम पीरियड बड़ा आएगा Yes, sir. ना। जब x बहुत छोटा होगा तो टाइम पीरियड बड़ा आएगा। चलो x को बहुत बड़ा कर देते हैं, x को बहुत बड़ा करा तो न्यूमरेटर में x का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो x का स्क्वायर x से ज्यादा बड़ा होगा, तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए टाइम पीरियड फिर से बड़ा आएगा। तो व्हेन x इज स्मॉल, टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी लार्ज, व्हेन x इज लार्ज, टाइम पीरियड इज अगेन लार्ज, तो बीच में कहीं मिनिमम आ रहा होगा। अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम को x के साथ प्लॉट करूं, तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए कि बीच में कहीं पे टाइम पीरियड मिनिमम है। दिस ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए। किसी पोजीशन पर किसी x की वैल्यू पे टाइम पीरियड मिनिमम होगा। किसी x की पोजीशन पे टाइम पीरियड मिनिमम है, तो मैंने आपको ये बताया कि टाइम पीरियड और x का ग्राफ कैसा होना चाहिए। टाइम पीरियड किसी एक x की पोजीशन पे मिनिमम होना चाहिए। अब आपका क्या फर्ज बनता है, आपका फर्ज क्या बनता है बताओ? उस मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना सर। वेरी गुड, और किस वैल्यू पे मिनिमम होगा ये भी बताना है आपको, x की किस वैल्यू पे मिनिमम होगा ये भी बताना आपका फर्ज बनता है। बताओ बताओ बताइए। Sir, differentiation करके करते। वेरी गुड, कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, भाई गणित है, आपको जैसा लगे वैसा लगाओ। सर ये जो x हमने डिस्टेंस लिया है ये कौन से लिया है, क्या सेंटर ऑफ मास से लिया है सर? हाँ, mg सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, और हिंज से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ली है, बिल्कुल सही, ओके सर। बिल्कुल सही। ढूंढो ढूंढो, टाइम पीरियड किस x पे मिनिमम आएगा, बताओ मुझे।
अमन का कुछ आंसर आया है। अमन का, अमन ने क्या लिखा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या लिखा है अमन? आपने पहला लेटर क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है अमन। पहला लेटर क्या है उसमें? बाकी तो दिख रहा है मुझे, m लिखा है, पावर हाफ लिखी है, पहला लेटर क्या है? अच्छा अच्छा, क्या वो ICM तो नहीं है? क्या वो ICM लिख रहे हो? यस, अच्छा अच्छा। तो जरा इसका मतलब भी सोचो ना कि आपने जो लिखा उसका मतलब क्या बन रहा है। बच्चे लोग मुझे बता रहे हैं कि x0 फॉर टाइम टू बी मिनिमम, वो बता रहे मुझे रूट ऑफ ICM बाय मास, ऐसा बता रहे। सही बता रहे हो आप सब, सही बता रहे हो। इसका कुछ मतलब होता है, इसका कुछ मीनिंग है? ICM बाय मास का रूट कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, बिल्कुल सही। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। This is usually represented by K, radius of gyration. बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई कि when the physical body, कोई भी rigid body सेंटर ऑफ मास से रेडियस ऑफ गायरेशन की डिस्टेंस पे हिंज करो और उसका मोशन कराओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन कराओ, तो टाइम पीरियड मिनिमम आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम इससे सिस्टम्स जो बहुत रैंडम शेप के होते हैं लाइक दिस, ऐसे रैंडम शेप के ऑब्जेक्ट्स की रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढ सकते हैं। ऐसे सिस्टम्स की रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढ सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ढूंढने के काम में आता है हमको ये वाला कॉन्सेप्ट, समझे? कि हमें ना टाइम पीरियड निकालो भाई, सेंटर ऑफ मास से अलग अलग डिस्टेंस पे हिंज करो, अलग अलग डिस्टेंस पे हिंज करो, अलग अलग टाइम पीरियड निकालो, अलग अलग डिस्टेंस पे हिंज करके फिर किस x की पोजीशन पर मिनिमम टाइम पीरियड का ढूंढो, तो वो x आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ऐसे सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगी तो ICM मिल जाएगा, ICM हो जाएगा फिर m इंटू के स्क्वायर, है ना? ICM मिल जाएगा। तो रैंडम शेप के ऑब्जेक्ट का ICM ढूंढने के लिए हेल्प मिलती है हमें इस सिस्टम से। समझ में आ रहा है? यस। हमें मेरा एग्जाम में, मुझे IIT KGP में हमें जो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट कराए थे फर्स्ट ईयर में, उसमें एक एक्सपेरिमेंट ये भी था। हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था। मुझे स्कूल में पढ़ा नहीं था ये वाला कॉन्सेप्ट। मैंने कोचिंग में भी उस समय पता नहीं क्यों पढ़ा नहीं था, तो पढ़ा भी होगा तो याद बात था नहीं मेरे को। कॉलेज में इससे एक्सपेरिमेंट करा तो उसके बाद से याद हो गया हमको ये, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट करके चीजें याद तो होती है। स्कूल हेल्पफुल तो होती है, पर स्कूल में क्या दिक्कत है कि हर कोई एक्सपेरिमेंट कराता ही नहीं आजकल, दिक्कत ये भी है। चलो, क्या पूरी चीज समझ में आई आपको? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर फिजिकल पेंडुलम के? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, अब फिर एक छोटा सा और केस बचा अपना टॉर्शनल पेंडुलम, वो भी कर लेते हैं अपन। लिखिए टी मिनिमम कैसे फाइंड आउट किया सर? टी मिनिमम तो मैंने निकाला ही नहीं, मैंने तो एक्स की वैल्यू लिखी है। टी मिनिमम आपको निकालना है, ओके सर। है ना? मैंने तो आप पे छोड़ा है ना, यहाँ पे एक्स को डाल दो ना ये, तो टी मिनिमम नहीं आ जाएगा क्या? ठीक है, यस सर। हाँ। चलो अगला पेंडुलम लिखो, टॉर्शनल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं बच्चों IIT में। मैंने तो बताया कि हमें तो एक्सपेरिमेंट कराया था IIT में, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स जो होता है उसमें एक्सपेरिमेंट कराया था, तो ये बहुत अच्छा लगता है IIT वालों को क्वेश्चन इस पे बनाना। तो क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो ये पढ़ा होना चाहिए अपना अच्छे से, और ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होना चाहिए। चलिए, टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम समझने के लिए आपको टॉर्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या आपको टॉर्शन का कॉन्सेप्ट पता है? टॉर्शन, टॉर्शन का कॉन्सेप्ट मैं कुछ ढूंढूं, मेरे पास कुछ है कॉन्सेप्ट बताने के लिए। अगर कोई रस्सी चाहिए मुझे, रस्सी मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पे कहीं पे कुछ। उस दिन आपको VCM पढ़ाया था जब थी, पता नहीं उसके बाद गायब कर दी घर वालों ने। नहीं रहा यार कुछ। चलो अभी तो कुछ मिल नहीं रहा मुझे। आप घर पे करके देखना। एक रस्सी लेना, रोप लेना, ठीक है? बहुत लंबी मत ले लेना, छोटी लेना और एकदम पतली सी लेना। उसके नीचे कुछ हेवी ऑब्जेक्ट लटकाना, रॉड जैसा कोई ऑब्जेक्ट लटकाना, रॉड के सेंटर पे एकदम बांध देना रस्सी,
और रॉड जैसी चीज रस्सी से लटकाना। और अब क्या करना, इसको बिल्कुल वर्टिकली स्टिल रखना, मतलब ऊपर छत में बांध देना है, किसी चीज से बांध देना, हाथ से तो स्टिल रख नहीं पाओगे तो किसी चीज से बांध देना। फिर जो रॉड रहेगी उसको रुकने का इंतजार करना, जब वो एकदम स्टिल हो जाए, रुक जाए, उसको पकड़ के हल्का सा घुमाना और छोड़ना। अच्छा, बांधना ऐसे कि वो जो बहुत अच्छे से टाइटली उसको बांधना, रस्सी घूमना चाहिए बांधने में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ढीली ढाली बांधी है तो मतलब जो हिंज जो रस्सी है वो ऐसे रह जाए और उसके बीच में रॉड ऐसी सी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत टाइटली अच्छे से बांधना। अब रस्सी को थोड़ा सा घुमाना और छोड़ना, रॉड को थोड़ा घुमाना छोड़ना, तो रॉड ऐसे ऐसे से मोशन करती है, इस तरह Yes, से वहां sir. पे ऐसे ऐसे मोशन होता है। Yes, sir. दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल पेंडुलम। वहां होता है टॉर्शनल पेंडुलम। क्या होता है यहाँ पे, कोई रोप वगैरह ली, थोड़ी सी थिक दिखा रहा हूं मैं इसको, रोप को, इससे हमने कुछ ऑब्जेक्ट लटका दिया, कोई डिस्क जैसी दिखा देता हूं यहाँ फिलहाल में, रॉड दिखाते, चलो रॉड ही लगाते हैं अपन, एक रॉड लगाते हैं नीचे, ठीक है, एक रॉड को हमने इससे लटका दिया। अब क्या करा मैंने, रॉड को थोड़ा सा घुमाया, रॉड को घुमाया यहाँ से और यहाँ से ऐसा घुमाया थोड़ा सा, तो घुमाया तो रॉड की पोजीशन अब ये हो गई, रॉड की पोजीशन ये हुई, तो अपर एंड के रिस्पेक्ट में लोअर एंड ऑफ द रोप घूम जाएगा। पहले अगर रोप एकदम सीधी थी तो अब रोप में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, इस तरह से रोप विल बिकम ट्विस्टेड। मतलब रोप क्या थी, मैं रोप अगर दिखाऊं आपको, ये जो रोप थी पहले मान लीजिए बिल्कुल सीधी थी, उसमें अगर वर्टिकल लाइंस थी तो ऐसी सीधी सीधी दिखेगी। अब ऊपर वाला एंड तो अच्छे से फिक्स कर रखा है आपने, ध्यान से समझते जाइए, ऊपर वाला एंड तो फिक्स कर रखा है। अब ऊपर वाले एंड के रिस्पेक्ट में आपने अगर रोप को घुमाया नीचे से, रॉड को घुमाया तो रोप घूमेगी, तो रोप घूमेगी तो उसमें जो वर्टिकल लाइन थी ना वो ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी। Yes, sir. समझ में आ रहा है ये चीज समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अगर इस तरह के सिचुएशन क्रिएट कर पाओ घर पे तो आप टॉर्शनल पेंडुलम अच्छे से समझ सकते हो। एक रोप हो, उसको ऊपर से एकदम रिजिडली बांध दिया कि उसका ऊपर का एंड भी हिल नहीं पाए जरा सा, नीचे वाले एंड को रॉड से रिजिडली बांध दिया ना, और रॉड को हल्का सा घुमाओ जिससे रस्सी में ट्विस्ट क्रिएट हो। ये जो चीज हुई ना यहाँ पे कि रोप पहले एकदम सीधी थी, अब अपर एंड के रिस्पेक्ट में लोअर एंड घूम गया है, इसे बोलते हैं ट्विस्ट। ऐसा क्रिएट करना मतलब ट्विस्ट क्रिएट करा है। जैसे अगर आपके पास रिबन हो, रिबन समझते होंगे, आई थिंक गर्ल्स तो समझती होगी, तो रिबन में ये ट्विस्ट आसानी से देखा जा सकता है। रिबन जब स्ट्रेट होगी तो बिल्कुल सीधी दिखेगी आपको, ट्विस्ट होगी तो उसमें दिखेगा ट्विस्ट, आपको वहां दिखता है आसानी से। तो एक ट्विस्ट अगर क्रिएट कर दो तो टॉर्शनल पेंडुलम बन जाता है, ऐसे ऐसे मोशन हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी ये ऑब्जेक्ट है, जैसे रोप है, रिबन थी, इन सब में जब ट्विस्ट क्रिएट होता है तो ट्विस्ट को अपोज करते हो, अगर आपने नीचे वाला एंड अपर एंड के रिस्पेक्ट में घुमा दिया, मान लीजिए आपने थीटा एंगल घुमाया था, अपर एंड के रिस्पेक्ट में लोअर एंड थीटा एंगल घुमाया, तो इन सारे रिबन जैसे ऑब्जेक्ट में एक उल्टा टॉर्क आता है जो उसे वापस लाने की कोशिश करता है, एक रिस्टोरिंग टॉर्क बनता है, ये Yes, sir. इन्हें वापस लाने की कोशिश करता है। दैट रिस्टोरिंग टॉर्क जो इसे वापस लाने की कोशिश करता है इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना आप घुमाएंगे ना इसे, जितना ट्विस्ट क्रिएट करेंगे उतना ही यहाँ पे थीटा प्रोड्यूस होता है, सॉरी, जितना थीटा प्रोड्यूस करेंगे उतना ही यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क रिस्टोरिंग ड्यू टू ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और ट्विस्ट। ट्विस्ट एंगल कितना है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज समझ में आई? टॉर्क ड्यू टू टॉर्शन, उसको सी लिख दिया मैंने, उसको बोल देंगे सी थीटा, सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट। यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है इसे बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। समझ में आ रही चीजें, साथ में हो, ये टॉर्शनल कांस्टेंट कहलाता है। अब Yes, अगर sir. अगर इस रोप में ट्विस्ट आया, उसमें टॉर्क आएगा, वो टॉर्क इसे वापस लाने की कोशिश करेगा। आपने नीचे हेवी ऑब्जेक्ट लगाया, मान लीजिए हेवी ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो वही टॉर्क इस पे भी लग रहा है, वही टॉर्क इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, वही टॉर्क इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है।
तो टॉर्क इसको वापस जब लाने की कोशिश करेगा तो हम लिख सकते हैं इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बाय रॉड। रॉड को देखो तो सर दो टॉर्क लग रहे हैं। नहीं, एक ही है। जो टॉर्क इस रोप पे लग रहा है, रोप बंधी हुई रॉड से, तो रॉड पे भी लग रहा है वो, है ना? यस सर। एकदम अच्छे से रिजिडली बंधी हुई रॉड रोप से, तो रॉड घुमाने से जो ट्विस्ट आया तो रॉड पे ही तो टॉर्क वापस लग रहा होगा। तो जो रॉड पे टॉर्क लग रहा है वो होना चाहिए रॉड का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, बट ये टॉर्क क्या था, सी थीटा। तो अल्फा आ गया देखो सी बाय आई इंटू थीटा, दिख रहा है? यस सर, अगेन Yes, sir. SHM। Yes, sir. बस हो गया, बिल्कुल सही। टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट ओवर आई बाय सी। C is called torsional constant. This torsional constant is dependent on modulus of rigidity. Modulus of rigidity of this wire. जो भी वायर दिया था उसके modulus of rigidity पे डिपेंड करता है। क्या रिलेशन आता है ये सब तो चलो अपन जब जीपीएम वगैरह देखेंगे, जब बात करेंगे, पर उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये टॉर्शनल पेंडुलम भी देख लिया अपन ने, यहाँ पर भी एसएचएम होता है, इसका भी टाइम पीरियड वगैरह निकाल लिया। एसएचएम की कंडीशन इनफाइनाइट है। आप हर फिजिक्स के चैप्टर में एसएचएम के क्वेश्चन देख सकते हो, है ना? एसएचएम के क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सब जगह मिल सकते हैं। एसएचएम की सिचुएशन सब जगह मिलती है। एलसी सर्किट में भी एसएचएम होता है, एक इंडक्टर कैपेसिटर के साथ बैटरी लगा दो, वहां पे भी एसएचएम जैसा मिल सकता है। तो इनफाइनाइट जगह मिल सकते हैं एसएचएम के सिचुएशन। हर जगह करना यही है कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ जाए तो एसएचएम प्रूव हो जाता है। अच्छा, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बेसिकली ये इक्वेशन मिल रही है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सम माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एच। जब भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो सॉल्यूशन इसका एसएचएम का आता है। ये आपको अब याद रखना है, ये शुरुआत में भी मैंने पढ़ाया था, वापस लिख दिया, इसका सॉल्यूशन ये आता है। Yes, sir. ओके, बहुत सारे केस होते हैं एसएचएम के, काफी अपन ने कवर कर लिए। अब थ्योरी तो देखो काफी हो गई है, अब क्वेश्चंस के थ्रू अपन और देख लेंगे चीजें। तो रेस डिस्कस करेंगे इसकी, इसका मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, तो वहां पर अपनी अब सारी बाकी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरी तो उसके जितने स्टैंडर्ड केस होते हैं सारे अपन ने कवर कर लिए। अब क्वेश्चंस देखेंगे अपन इस पे, तो और भी चीजें इसकी सब क्लियर हो जाएगी। चलो, तो एक काम करते हैं, आज अपन यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन मैंने आज डाउट्स के लिए बोला था, बट डाउट अपन डिस्कस नहीं कर पाए। अपना WP का क्या बचा हुआ है? डाउट्स बचे क्या कुछ उसके कि WP पूरा हो गया?